नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 प्राइम टाइम शो सुपर प्राइम टाइम। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। इजरायल के अशदोद पर हिजबुल्लाह के हमले। हिजब ने अशदोद पर रॉकेट बरसाए हैं। हमले में एक इजरायली की मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, हिजबुल्लाह ने अशदोद पर, इजरायल में अशदोद पर बड़े हमले किए हैं, रॉकेट अटैक किए हैं। वैसे इजरायल ने ईरान पर हमलों का फाइनल ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। अमेरिका से सहमति मिल चुकी है। इजरायल सरकार और सेना के मुखिया की फाइनल मीटिंग हो चुकी है। अब किसी भी वक्त ईरान पर हमलों का चरण शुरू हो सकता है। ईरान पर हमलों से खड़े होने वाले वैश्विक संकट को अमेरिका समझ रहा है। इसीलिए तेल ठिकानों सहित न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले करने से इजरायल को मना किया है। लेकिन इजरायल के लिए ईरान सबसे बड़ा खतरा है और वो नहीं चाहता कि अरब का कोई भी देश परमाणु शक्ति बने। इसीलिए इजरायल इतिहास के एक सैन्य ऑपरेशन ओपेरा को दोहरा सकता है। और यकीन मानिए, अगर इजरायल ने ऐसा किया तो अरब में महासंग्राम छिड़ना तय है। 1 अक्टूबर को ईरान के 200 मिसाइल हमलों के बाद इजरायल ने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि ईरान पर हमले तय हैं। रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा था, ईरान इजरायल पर हमले करके भयंकर भूल कर बैठा और हमले ऐसे होंगे जिसकी ईरान ने कल्पना भी नहीं की होगी। इजरायल 1 अक्टूबर के बाद से ही ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है, लेकिन अमेरिका की रेड लाइन के चलते ऑपरेशन चल रहा था। लेकिन रिपोर्ट यह भी है कि बाइडेन प्रशासन ने इजरायल को ईरान पर हमलों की मंजूरी दे दी है और इसके संकेत भी मिल चुके हैं कि हमले कभी भी शुरू हो सकते हैं। चौदह अक्टूबर की देर रात तेल अवीव में इजरायल के टॉप लीडरशिप की मीटिंग हुई। मीटिंग में पीएम बेंजामिन नेतन्याहू, रक्षा मंत्री योव गैलेंट और सेना प्रमुख हारजी हालेवी शामिल हुए। इन तीनों की मीटिंग नसरल्ला पर हुए हमले से एक रात पहले भी हुई थी। संकेत साफ है कि ईरान पर इजरायल के हमले कभी भी शुरू हो सकते हैं। क्योंकि अमेरिका से भी इजरायल को ईरान पर हमलों की मंजूरी मिल चुकी है। अमेरिकन मीडिया ने व्हाइट हाउस सूत्रों के हवाले से खबर जारी की है कि बाइडेन प्रशासन बेंजामिन नेतन्याहू के अटैक प्लान से सहमत है और हमलों की इजाजत दे दी गई है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान के सैन्य बेस पर इजरायल हमले करेगा। ईरान की ऑयल रिफाइनरी, तेल के कुएं उसका टारगेट नहीं है। इसके साथ ही न्यूक्लियर रिसर्च सेंटरों पर भी इजरायल बमबारी नहीं करेगा। अमेरिका बेंजामिन के इस प्लान से सहमत है, लेकिन इस प्लान के साथ ही सलाह भी दी गई है। अमेरिका ने कहा है कि ईरान के परमाणु ठिकानों और रिफाइनरियों पर हमले का मतलब सभी सीमाओं को तोड़ना होगा। अगर इजरायल ने ऐसा किया तो युद्ध भड़क जाएगा और अमेरिका के सामने युद्ध में उतरने का संकट खड़ा हो सकता है। इजरायल ने ईरान के तेल और परमाणु ठिकानों पर हमला न करने का वचन दिया है, लेकिन इजरायल में जिस तरह के हालात हैं, उनसे ये आशंका बढ़ रही है कि नेतन्याहू ये वचन तोड़ सकते हैं। क्योंकि हसन नसरल्ला पर भी हमले के लिए अमेरिका तैयार नहीं था और इस हमले के बाद बाइडेन ने
बेंजामिन को लायर यानी झूठा कहा। आशंका है कि इजरायल एक बार फिर ऑपरेशन ओपेरा पार्ट 2 शुरू कर सकता है, यानी जिस तरह इराक के न्यूक्लियर रिएक्टर को नष्ट किया गया था उसी तरह ईरान पर हमले हो सकते हैं। और इजरायल ने 7 जून 1981 को ऑपरेशन ओपेरा चलाया और इसके तहत इराक पर हमले किए। इजरायली वायुसेना ने इराक के ओसीराक न्यूक्लियर रिएक्टर पर बमबारी की। इराक का यह न्यूक्लियर रिएक्टर बगदाद के करीब बन रहा था। इजरायल के इस हमले में इराक का निर्माणाधीन परमाणु रिएक्टर नष्ट हो गया। इस हमले के साथ ही सद्दाम हुसैन का परमाणु कार्यक्रम बंद हो गया। उस वक्त के इजरायली प्रधानमंत्री के खिलाफ जो माहौल था वो राष्ट्रवाद की लहर में पलट गया और मेनाचेम बेगिन फिर चुनाव जीत गए। गाजा की जंग और बंधकों की वापसी न होने के चलते बेंजामिन के खिलाफ माहौल बना हुआ है और इस माहौल को बदलने के लिए ईरानी परमाणु केंद्रों पर हमले किए जा सकते हैं। उन्नीस अप्रैल को ईरान पर किए गए मिसाइल हमलों को भी इजरायली राष्ट्रवादी नेता इतामार बेन गावीर ने लेम रेस्पॉन्स यानी दिखावे की कार्रवाई कहा था। नेतन्याहू पर ऑपरेशन ओपेरा पार्ट 2 का दबाव है और ईरान भी जानता है कि इजरायल बड़े हमले के लिए सही वक्त और सही मौके का इंतजार कर रहा है। ईरान ने भी सेल्फ डिफेंस की तैयारी करीब करीब पूरी कर ली है। ईरान को रूस से डिफेंस सिस्टम भेजे गए हैं। ईरान में S-300 डिफेंस सिस्टम तैनात हो चुके हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि इजरायल के हमले हुए तो ईरान के लिए कोई रेड लाइन मायने नहीं रखती। ईरानी फोर्सेस ने तेहरान से लेकर इस्फहान तक के अहम सैन्य ठिकानों पर डिफेंस सिस्टम की लेयर तैनाती कर दी है। ईरान ने भी अपनी रिफाइनरी, न्यूक्लियर सेंटर और सैन्य बेस पर 3 लेयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती कर दी है। पहली कतार में ईरान का मीडियम रेंज डिफेंस सिस्टम बावर 373 लगाया गया है। दूसरी कतार में रूस से मिले लॉन्ग रेंज S-300 डिफेंस सिस्टम है और तीसरी कतार में शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम खोरदाद लगाए गए हैं। ईरान ने ऐलान कर दिया है कि अगर उसके न्यूक्लियर या तेल ठिकानों पर हमले हुए तो ये इजरायल नहीं पूरी दुनिया के लिए संकट होगा। ईरान दुनिया के क्रॉस रोड पर है। यह इकलौता देश है जो एशिया, अफ्रीका और यूरोप को आपस में जोड़ता है। ईरान का सीधा कनेक्शन 3 समुद्रों से है। इसके उत्तर में कैस्पियन सागर है, दक्षिण में फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी है। इसी क्षेत्र में सबसे अहम पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। दुनिया की 20% तेल गैस सप्लाई स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से गुजरती है। ईरान बंदर अब्बास से 70 किलोमीटर चौड़े इस स्ट्रेट को ब्लॉक कर सकता है। इसलिए अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान पर हमलों के दौरान रेड लाइन क्रॉस की जाए। अगर इजरायल ने अमेरिका की बात नहीं मानी और परमाणु ठिकानों पर हमले किए तो ये पूरी दुनिया के लिए संकट बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो लेबनान में आज रात इजरायल नया और अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू कर सकता है। इस बात की आशंका इसलिए बढ़ गई है क्योंकि आईडीएफ ने लेबनान के अंदर अपनी 12 ब्रिगेड को भेज दिया है। 12 ब्रिगेड, और माना जा रहा है कि आधी रात को दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ ऑल राउंड अटैक कर हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड ठिकानों को तहस नहस करने जा रहा है।
इस हमले का ग्राउंड इजरायल ने 24 घंटे जबरदस्त बमबारी कर तैयार किया है। लेबनान में कयामत की बरसात हो रही है। आईडीएफ की बमबारी में लेबनान की धरती बुरी तरह जल रही है। ये नेतन्याहू सेना का गोलानी प्रतिशोध है। हिजबुल्लाह ने इजरायल के गोलानी ब्रिगेड पर हमला किया तो इजरायल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑल राउंड ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। इजरायल ने 24 घंटे में लेबनान के अंदर एक साथ कई और बड़े और विध्वंसक हमले किए। इजरायल ने लेबनान में 24 घंटे के अंदर 250 टारगेट खत्म कर दिए। दक्षिणी लेबनान में इजरायल ने हिजबुल्लाह के कई लड़ाकों का अंत कर दिया। इजरायल की पैदल सेना ने भीषण हमला कर हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर पर कब्जा कर लिया। यह हिजबुल्लाह के रदवान ब्रिगेड का हेडक्वार्टर था, जो जमीन में 800 मीटर नीचे मौजूद है। हिजबुल्लाह का यह बंकर इतना नीचे है कि इसे बंकर बस्टर बम से तबाह नहीं किया जा सकता है। यही वजह है कि इजराइल की ग्राउंड फोर्स ने इस पर धावा बोला। This bunker was ready for Radwan forces, for a battalion of Radwan forces to enter into this bunker and do a raid into Israel and do a larger scale of massacre than the 7th of October. इजरायली सेना ने सबसे खतरनाक बमबारी बालबेक में किया। बालबेक में कई राउंड की बमबारी कर इजरायल ने हिजबुल्लाह के हथियार गोदाम, रॉकेट लॉन्च साइट और कई ठिकानों को तबाह कर दिया। हमले में 1 दर्जन से ज्यादा इमारतें मलबा बन गई। जिस वक्त लेबनान का बालबेक दहल रहा था, उसी वक्त बेका वैली में भी विनाश की बड़ी आग भड़क गई। इजरायल के एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के हथियार गोदाम, अंडरग्राउंड अड्डे और रॉकेट लॉन्च पैड तबाह हो गए। नाबाशिया में इजरायल के हमले में हिजबुल्लाह के रदवान यूनिट का कमांडर मोहम्मद कमाल नईम मारा गया। कमाल नईम एंटी टैंक मिसाइल बनाने का एक्सपर्ट था, लेकिन अब इसका भी खात्मा हो चुका है। हिजबुल्लाह ने गोलानी ब्रिगेड की मेस पर हमला किया था। इसी बात से क्रोधित इजरायली सेना ने पूरी रात जबरदस्त बमबारी की। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गोलानी ब्रिगेड पर हुए हमले वाली जगह पर पहुंचे।
नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल बेरूत समेत पूरे लेबनान में हमले करेगा। आईडीएफ हिजबुल्लाह को खत्म करने के बाद ही रुकेगी। लेबनान में नागरिकों के मारे जाने पर दुनिया भर में आक्रोश है। नेतन्याहू पर सीज फायर का दबाव बढ़ गया है, लेकिन इजराइल ने साफ कर दिया है कि युद्ध विराम इजराइल की शर्तों पर ही हो सकता है। तो इजराइल ने भीषण बमबारी कर हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी है। इजराइल के ऑपरेशन नॉर्दर्न एरोज में न सिर्फ हिजबुल्लाह की पूरी लीडरशिप मारी जा चुकी है, बल्कि उसकी सैन्य शक्ति 70% खत्म हो गई है। हिजबुल्लाह के 63% हथियार गोदाम और हथियार तबाह हो चुके हैं। मिसाइल और रॉकेट लॉन्च साइट की बात करें तो आईडीएफ के मुताबिक वो हिजबुल्लाह की 78% लॉन्च साइटों को समाप्त कर चुकी है। हिजबुल्लाह के ठिकाने भी बर्बाद होते जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह के 65% ठिकाने तहस नहस हो चुके हैं। इसमें कई अंडरग्राउंड ठिकाने भी हैं। लेबनान की राजधानी बेरूत में इजराइल ने हिजबुल्लाह को बहुत ही कमजोर कर दिया है। ऐसे में रिपोर्ट यह है कि इजराइल ने अमेरिका को आश्वासन दिया है कि अब वो बेरूत में भीषण बमबारी नहीं करेगा। इजराइल अब बेरूत के बजाय दक्षिण लेबनान में जबरदस्त हमले कर रहा है। इजराइल के ऑपरेशन से हिजबुल्लाह की बची खुची शक्ति भी खत्म होती जा रही है। हालांकि एक सच ये भी है कि हिजबुल्लाह भी इजरायली धरती को लगातार दहला रहा है। चौबीस घंटे के अंदर हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में 115 रॉकेट फायर किए। हिजबुल्लाह ने हाइफा में इजराइल के नेवल बेस पर कई धमाके किए। हिजबुल्लाह ने 3 बैलिस्टिक मिसाइल भी फायर की। ये मिसाइल तेल अवीव के आसमान में पहुंच गई। इजराइल का दावा है कि उसने 2 मिसाइलों को तबाह कर दिया। एक मिसाइल खाली मैदान में जाकर गिरी। हिजबुल्लाह ने गैलीली में 36 रॉकेट फायर किए। रॉकेट ब्लास्ट से कई जगहों पर आग लग गई। कारमेल शहर में हिजबुल्लाह ने 55 रॉकेटों की बरसात की। इजराइल का दावा है कि उसने ज्यादातर रॉकेट को हवा में ही जला दिया। वार पलटवार के बीच आधी रात लेबनान में बड़े हमले की आशंका है। यह आशंका तब और बढ़ गई जब अमेरिका ने अपने नागरिकों को फिर से लेबनान खाली करने को कहा है। माना जा रहा है कि आज रात इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ अंतिम चरण का रण छेड़ने जा रहा है। इसके लिए इजराइल ने 1 दर्जन से ज्यादा ब्रिगेड को लेबनान में दाखिल करवा दिया है। यह इस बात का संकेत है कि लेबनान की धरती पर विनाश का एक और बवंडर आने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। और देखिए, लेबनान में जारी आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन, बड़ी खबर है। रिहायशी इमारत में मिले हैं हिज्ब के हथियार। आईडीएफ ने जारी किया वीडियो, घर के बेडरूम में रखे हिज्ब के रॉकेट। तो अरब में अमेरिका का सबसे करीबी देश इजराइल है और इसीलिए अरब में इजराइल को अमेरिका का पावर सेंटर कहा जाता है। जंग में फंसे इजराइल की सुरक्षा के लिए अमेरिका ने अपनी सेना उतारने का प्लान तैयार कर लिया है। अमेरिका सटीक रणनीति के तहत इजराइल की जंग में अपनी फौज को उतार रहा है। इस रणनीति को अंजाम देने के लिए कोड थाड का सहारा लिया गया है। थाड यानी टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम। देखिए अमेरिका इस डिफेंस सिस्टम के सहारे कैसे अपनी फौज को इजराइल भेज रहा है और वो सीक्रेट साइट 512 कौन सी है जहां फौजियों के रुकने का इंतजाम 2023 से किया जा रहा है।
वॉशिंगटन ने 14 अक्टूबर को ही ऐलान किया है कि इजराइल की मदद के लिए अमेरिका से थर्ड डिफेंस सिस्टम भेजे जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका ने थर्ड डिफेंस सिस्टम को ही इजराइल के लिए क्यों चुना? अमेरिका के पास एजिस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, GMD यानी ग्राउंड बेस्ड मिड कोर्स डिफेंस सिस्टम है, पेट्रियट डिफेंस सिस्टम है, नासाम्स मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, लेकिन सिर्फ थर्ड को ही इजराइल भेजने की मंजूरी क्यों दी गई? अमेरिका ने इस डिफेंस सिस्टम को भेजने के पीछे इसकी खूबियों का जिक्र किया है। अमेरिका ने कहा है कि इजराइल को लॉन्ग रेंज हमले रोकने के लिए इसकी जरूरत है। ये एक हाईटेक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने के लिए बनाया गया है। ये मीडियम रेंज की मिसाइल को भी तबाह कर सकता है। यह वायुमंडल के बाहर और अंदर के लक्ष्यों को तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया है। इससे निकलने वाली मिसाइलें 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टारगेट पर हमला करती हैं। इसकी रेंज 200 किलोमीटर है और मिसाइल हवा में 150 किलोमीटर ऊंची जा सकती है। अमेरिका ने जो तर्क दिए हैं वो अपनी जगह सही है, लेकिन थर्ड को सिर्फ इसलिए इजराइल नहीं भेजा जा रहा है। इस डिफेंस सिस्टम की एक खासियत ही अमेरिका के लिए फौज तैनात करने की रणनीति बन गई है। थर्ड सिस्टम में एक सर्विलांस एंड कंट्रोल रडार होता है जो टारगेट को ट्रैक करता है। एक टैक्टिकल फायर कंट्रोल कम्युनिकेशन व्हीकल होता है जो रडार से सिग्नल लेकर आसपास खड़े 6 मिसाइल लॉन्चिंग व्हीकल को भेजता है। हर व्हीकल में 8 मिसाइल होती है। टारगेट को नष्ट करने के लिए मिसाइल में विस्फोट नहीं होते। यह अपनी काइनेटिक एनर्जी से ही दुश्मन टारगेट को तबाह कर देती है। अब सबसे खास बात यह है कि इस एक सिस्टम को चलाने के लिए 100 अमेरिकी जवानों का क्रू काम करता है। यानी हर सिस्टम के साथ अमेरिका के 100 जवान तैनात होते हैं। यानी अगर इजराइल को 10 थर्ड डिफेंस सिस्टम भी दिए गए तो इसके साथ इजराइल में 1000 जवान तैनात कर दिए जाएंगे। अमेरिका 2023 से ही इजराइल में बड़े लेवल पर जवानों की तैनाती की प्लानिंग कर रहा था। अमेरिका ने इजराइल में बीते 2 साल के अंदर एक बड़ा सैन्य बेस तैयार किया है। यह ठिकाना इजराइल के नेगेव रेगिस्तान में है। इसकी दूरी गाजा से महज 32 किलोमीटर है। बेस का कोड नेम है साइट 512। अमेरिका ने यह ठिकाना माउंट हार केरेन पर बनाया है। रिपोर्ट है कि इजरायली रेगिस्तान के इस ठिकाने पर अमेरिका ने बड़ी जंग की तैयारी कर रखी है। तो बड़े युद्ध की तैयारी अमेरिका 2023 से कर रहा है। 2 अगस्त 2023 को पेंटागन ने साइट 512 के लिए टेंडर दिया था। यह ठेका पेंटागन की करीबी कंपनी ने 300 करोड़ रुपए में लिया था। इसके तहत नेगेव रेगिस्तान में साइट 512 को विकसित करना था। हालांकि इस टेंडर के बारे में अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने जानकारी छिपाई थी। जिस वक्त टेंडर दिया गया तब 2023 में साइट 512 की क्षमता 1000 सैनिकों की थी। फिलहाल अनुमान यह जताया जा रहा है कि इसकी क्षमता 5000 सैनिकों तक पहुंच चुकी है। यानी यहां 5000 जवानों के रहने और खाने की व्यवस्था हो चुकी है। यहां अमेरिका ने रडार तैनात कर रखी है। यह रडार इजराइल की तरफ आने वाली मिसाइलों को ट्रेस करती है। रिपोर्ट है कि अमेरिका से आने वाले थर्ड सिस्टम और जवान यहां तैनात किए जाएंगे। पेंटागन और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट है बहुत जल्द इजराइल को अमेरिकी डिफेंस सिस्टम की जरूरत पड़ने वाली है। इजरायली हमलों के बाद ईरान पलटवार करेगी। ईरान के पलटवार के साथ हूती, हिजबुल्लाह और दूसरे प्रॉक्सी के हमले भी होंगे। ऐसी हालत में इजरायली डिफेंस सिस्टम पर लोड होगा। अमेरिका के थर्ड सिस्टम ईरान पर हमले से पहले ही तैनात किए जा रहे हैं।
ताकि जरूरत पड़ने पर इनको तुरंत इस्तेमाल किया जा सके। इजराइल को इस वक्त एयर डिफेंस सिस्टम और जवानों की बहुत ज्यादा जरूरत है। इजराइल इस वक्त 2 मोर्चों पर ग्राउंड ऑपरेशन चला रहा है। गाजा और लेबनान में उसे जवानों की जरूरत है और ईरान सहित हमास, हिजबुल्लाह, हूती और इस्लामिक रेजिस्टेंस के हमलों से बचने के लिए उसे डिफेंस सिस्टम की जरूरत है। बीते 1 साल से इजरायली डिफेंस सिस्टम लगातार काम कर रहे हैं। बीते 1 साल में इजराइल पर 2000 से ज्यादा मिसाइल और रॉकेट दागे गए। इजराइल ने 97% हमले नाकाम करने का दावा किया है। इजराइल को 1 साल में 22,000 से ज्यादा डिफेंस मिसाइल फायर करनी पड़ी। 1 अक्टूबर को इजरायली डिफेंस सिस्टम नेवातिम बेस पर हमले नहीं रोक पाए। इजराइल के पास डिफेंस सिस्टम की मिसाइलों की कमी हो रही है। इजराइल की हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों में 24 घंटे प्रोडक्शन लाइन पर काम हो रहा है। इजराइल ने माना है कि उसका मिसाइल भंडार कम हुआ है और अब युद्ध बढ़ने की स्थिति में उसे ज्यादा मिसाइलों की जरूरत है। इसीलिए अमेरिका डिफेंस सिस्टम भी दे रहा है और उसके बहाने जवान भी इजराइल भेजे जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो एक तरफ अमेरिका इजराइल का सुरक्षा कवच मजबूत कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने अपने प्रॉक्सी संगठनों को और ताकतवर बनाना शुरू कर दिया है। ईरानी विदेश मंत्री लेबनान, सीरिया, इराक में जाकर प्रॉक्सी संगठनों से मुलाकात कर रहे हैं। साथ ही खामेनेई ने प्रॉक्सी को ताकत देने के लिए एक खास प्लान तैयार किया है। इधर आईडीएफ ने गाजा और लेबनान के बाद सीरिया में टैंक उतार दिए हैं। माना जा रहा है कि इजराइल सीरिया से ईरान के पूरे प्रॉक्सी नेटवर्क को खत्म करने की तैयारी शुरू कर चुका है। अक्टूबर की ये तस्वीरें यकीनन आपको याद होंगी, जब ईरान ने इजराइल पर 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी थी। इजराइल के आसमान में जलती हुई मिसाइलें नजर आ रही थी। 95 लाख इजरायलियों के कान सायरन और धमाकों की आवाज से फटे जा रहे थे। इस हमले के बाद ईरानी विदेश मंत्री उन देशों के दौरे पर निकले जहां उनके प्रॉक्सी संगठन मौजूद हैं। 4 अक्टूबर को ईरानी विदेश मंत्री लेबनान पहुंचे, हिज्ब कमांडर्स से सीक्रेट मुलाकात की। 5 अक्टूबर को ईरानी विदेश मंत्री सीरिया पहुंचे, प्रॉक्सी लीडर्स से मुलाकात की। 13 अक्टूबर को अब्बास अराघची ईरान पहुंचे, जहां कैतब हिजबुल्लाह से सीक्रेट मुलाकात की। अब 14 अक्टूबर को उन्होंने ओमान दौरे पर हूती के वरिष्ठ अधिकारी मोहम्मद अब्देल सलाम से मुलाकात की और इजराइल को लेकर कई घंटे तक बातचीत। सवाल है कि ईरानी विदेश मंत्री ने अचानक अपने प्रॉक्सी से मुलाकात तेज क्यों कर दी है। दरअसल इसकी वजह है प्रॉक्सी के सर्वनाश का डर, जो 1 अक्टूबर के बाद बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इजराइल हिजबुल्लाह के सर्वनाश की कसम खा चुका है। हर बीतते दिन के साथ लेबनान पर उसकी एयर स्ट्राइक तेज होती जा रही है। आईडीएफ के टैंक रिहायशी इलाकों को तबाह करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इंच दर इंच लेबनान की जमीन इजरायली टैंकों से रौंदी जा रही है। अब इजरायली ग्राउंड ऑपरेशन का दायरा एक और देश में बढ़ने वाला है।
गाजा में इजराइल कई महीनों से ग्राउंड ऑपरेशन चला रहा है। लेबनान में भी आईडीएफ के टैंक घुस चुके हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि अब इजराइल सीरिया में भी ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकता है। इन कयासों की वजह है इजरायली मीडिया का वो दावा जिसने पूरी दुनिया के कान खड़े कर दिए हैं। इजरायली मीडिया का दावा है कि आईडीएफ के टैंक सीरिया में दाखिल हो चुके हैं। 2 इजरायली टैंक कुनैत्रा में मौजूद है। कुनैत्रा लेबनान बॉर्डर से लगता शहर है। सीरिया से लगते लेबनान बॉर्डर पर आईडीएफ कब्जा कर चुकी है। यहीं से टैंक कुनैत्रा में दाखिल हुए हैं। ईरान को डर है कि इजरायली सीरिया में भी ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकता है, क्योंकि बीते एक हफ्ते से इजराइल की एयरफोर्स सीरिया में एयर स्ट्राइक कर रही है। यहां उसके प्रॉक्सी ठिकानों को तबाह कर रही है। दरअसल ये इजराइल का पैटर्न रहा है। पहले वो दुश्मन के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर उसे कमजोर कर देता है। दुश्मन को कमजोर करने के बाद आईडीएफ के टैंक उसकी जमीन पर घुस जाते हैं और दुश्मन का समूल नाश कर देते हैं। खामेनेई को डर है कि इजराइल सीरिया में घुसकर उसके प्रॉक्सी संगठनों को खत्म कर सकता है, साथ ही उसके प्रॉक्सी नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त कर सकता है। दरअसल ईरान के लिए सीरिया एक सेंटर पॉइंट की तरह है। ये इराक, लेबनान को जोड़ता है। इन सभी देशों में ईरान के प्रॉक्सी संगठन मौजूद हैं। सीरिया से ईरान अपने प्रॉक्सी संगठनों को कंट्रोल करता है। प्रॉक्सी की सारी मीटिंग सीरिया में ही होती है। इसीलिए इजराइल अब सीरिया में ग्राउंड ऑपरेशन कर सकता है। डर है कि इजराइल प्रॉक्सी का संहार कर ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है। इसीलिए खामेनेई ने प्रॉक्सी संगठनों को मजबूत करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। एक तरफ ईरानी विदेश मंत्री प्रॉक्सी कमांडर्स से मुलाकात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने प्रॉक्सी को मजबूत करने के लिए 3 बड़े कदम उठाए। नंबर 1, ईरान ने संसद में प्रॉक्सी एकीकरण बिल पास किया है, जिसकी वजह से प्रॉक्सी को ज्यादा मदद मिलेगी। नंबर 2, मोहम्मद रेजा फलहजादेह को प्रॉक्सी कोऑर्डिनेटर बनाकर भेजा। फलहजादेह कुदस फोर्स के डिप्टी कमांडर हैं। वो लेबनान और सीरिया में पूरी तरह ऑपरेशनल रहेंगे। नंबर 3, सीरिया में रूसी हथियार गोदाम प्रॉक्सी के लिए खोल दिए गए हैं। हालांकि ईरानी षड्यंत्रों से अलग इजराइल लेबनान से लेकर गाजा तक प्रॉक्सी के संपूर्ण नाश के लिए हमले कर रहा है। प्रॉक्सी कमांडर्स को खत्म कर रहा है। इजराइल की शिन बेट फोर्स का दावा है कि एयर स्ट्राइक में हमास कमांडर समेत अबू डाका मारा जा चुका है। दावा है कि समेर हमास की एयर विंग का कमांडर था। उसने ही 7 अक्टूबर को पैराग्लाइडर्स और ड्रोन हमलों का प्लान तैयार किया था। उसके पास हमास की ड्रोन यूनिट की पूरी कमांड थी। साफ है, इजराइल ईरान के प्रॉक्सी संगठनों का समूल नाश किए बिना रुकने वाला नहीं है। फिर चाहे उसके लिए आईडीएफ को गाजा के बाद लेबनान, सीरिया और इराक को ही राख क्यों न बनाना पड़े। और लेबनान से बड़ी खबर, लेबनान के नाबाती पहुंचे आईडीएफ के जवान। बड़ी खबर है, इजराइल फोर्स और हिज्ब के बीच जंग जारी है। लितानी नदी पार करने की कोशिश में आईडीएफ के जवान। तो हिजबुल्लाह ने गोलानी ब्रिगेड के बेस को न सिर्फ दहला दिया, बल्कि हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले में इजराइल के 5 सैनिक मारे गए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इजरायली सेना के बेस पर हिजबुल्लाह इतना बड़ा हमला करने में कामयाब कैसे हुआ? क्या इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम हैक हो चुका है?
13 अक्टूबर 2024। ये वो तारीख है जब हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना को एक हमले में बहुत बड़ा जख्म दे दिया। हिजबुल्लाह ने ऑपरेशन खैबर के तहत दक्षिणी हाइफा में बड़ा ड्रोन हमला किया। ड्रोन गोलानी ब्रिगेड बेस पर गिरा। इस बेस पर योम एक किप्पूर का डिनर चल रहा था। कार्यक्रम में इजराइल के 500 जवान शामिल थे। डिनर के दौरान ही हिजबुल्लाह ने ड्रोन से ब्लास्ट कर दिया। हमले में इजराइल के 5 सैनिकों की जान चली गई। 100 से ज्यादा सैनिक घायल हो गए। ये पहली बार है कि हिजबुल्लाह ने किसी एक हमले में इजरायली सेना को इतना बड़ा जख्म दे दिया है। इजराइल के साथ साथ पूरी दुनिया हैरान है कि आखिर हिजबुल्लाह का यह हमला सफल कैसे रहा। एयर डिफेंस सिस्टम इस हमले को नाकाम क्यों नहीं कर पाए? इजरायली सेना का बेस क्यों और कैसे दहल गया? TV9 भारतवर्ष ने जब इसकी पड़ताल की तो कई चौंकाने वाली थ्योरी सामने आई। पहली थ्योरी के मुताबिक हिजबुल्लाह ने जिस ड्रोन से हमला किया वो इजरायली रडार पर एक बार दिखा, लेकिन फिर गायब हो गया। हमले से ठीक पहले ये ड्रोन रडार पर फिर दिखा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम उसे हवा में तबाह नहीं कर सका। दूसरी थ्योरी के मुताबिक हिजबुल्लाह के इस हमले को इजराइल इसलिए नाकाम नहीं कर पाया क्योंकि हिजबुल्लाह ने हमला मिर्साद 2 नाम के ड्रोन से किया। मिर्साद 2 ड्रोन की रेंज 120 किलोमीटर है। ये 40 किलो का विस्फोट ले जाकर धमाका करता है। ड्रोन बहुत कम ऊंचाई पर उड़कर हमला करता है। इस ड्रोन की बॉडी कार्बन फाइबर से बनी है। शायद इन्हीं वजहों से आयरन डोम इसे ना तो ट्रेस कर सका, ना ही इंटरसेप्ट कर पाया। तीसरी थ्योरी रूस और ईरान की तरफ इशारा कर रही है। कई रक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि रूस और ईरान ने इजराइल के एयर डिफेंस और रडार सिस्टम को हैक कर लिया है। यही वजह है कि इजराइल हिजबुल्लाह के हमलों से दहल रहा है। एक थ्योरी यह भी दावा कर रही है कि इजराइल के अंदर ईरान के एजेंट एक्टिव है। ईरान के एजेंट ही इजराइल के सुरक्षा कवच में सेंध लगा रहे हैं। इस बात को बल तब मिला जब शिन बेत ने ईरान के 2 जासूसों को गिरफ्तार किया। ये दोनों रहने वाले इजराइल के हैं, लेकिन काम ईरान के लिए कर रहे थे। इजरायली इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरानी एजेंट इजराइल में वीवीआईपी लोगों की हत्या का षड्यंत्र भी रच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और यूक्रेन और इजराइल से अलग जंग के 2 और मोर्चे तैयार हो चुके हैं। कोरिया में किम जोंग ने दक्षिण कोरिया को जोड़ती सड़कों को तबाह कर दिया है, तो वहीं साउथ चाइना सी में शी जिनपिंग ने ताइवान को घेर लिया है। माना जा रहा है कि चीनी राष्ट्रपति अमेरिका को कोरिया के मोर्चे पर फंसाकर ताइवान पर हमले कर सकते हैं। ये धमाके भले छोटे दिखे, लेकिन इनमें भविष्य के छिड़ने वाले महायुद्ध की तस्वीर नजर आती है। जमीन में विस्फोट की ये तस्वीरें किम जोंग के मुल्क उत्तर कोरिया से आई हैं।
जहां किम ने खुद अपने ही देश की सड़कों को विस्फोटक लगाकर उड़ा दिया। किम ने न सिर्फ सड़कों को तबाह किया बल्कि विस्फोट से निकले मलबे को क्रेन और ट्रकों के जरिए हटवाकर सड़क का नामो निशान तक मिटा डाला। सवाल है, किम अपने ही देश की सड़कों को क्यों तबाह कर रहा है? इसकी वजह पड़ोसी दुश्मन से पैदा होते युद्ध के हालात हैं। दरअसल किम ने जिन सड़कों को तबाह किया वो उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया से जोड़ती हैं। काफी सालों से सड़कें बंद पड़ी थी। बढ़ते तनाव को देखते हुए किम ने इन्हें तबाह कर दिया। किम जोंग ने यह फैसला ऐसे वक्त पर लिया है जब दक्षिण कोरिया से उसका तनाव चरम पर है और दोनों देश एक दूसरे को युद्ध की चेतावनी दे रहे हैं। दरअसल 24 घंटे पहले प्योंगयांग पर ड्रोन मंडराते देखे गए थे। किम का दावा है कि ये दक्षिण कोरिया के जासूसी ड्रोन थे जो प्योंगयांग की रेकी के लिए यहां पहुंचे थे, जिसके बाद से किम जोंग आग बबूला है। हाल ही में उन्होंने दक्षिण कोरिया को उसकी गुस्ताखी के लिए बारूदी अंजाम भुगतने की धमकी दी थी और अब देश को दक्षिण कोरिया से जोड़ने वाली सड़कों को उड़ाकर युद्ध का अलार्म बजा दिया है, जिसके बाद दक्षिण कोरिया ने भी किम के लिए बारूदी पैगाम भेजा है। दक्षिण कोरियाई सेना के प्रवक्ता ने अपने एक बयान में कहा, हमारी सेना हालातों पर करीब से नजर रख रही है। उत्तरी कोरिया के उकसावे के लिए पूरी तरह तैयार है। दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। एक्सपर्ट्स की माने तो किम जोंग के इस कदम के पीछे जिनपिंग का मास्टरमाइंड हो सकता है। वो किम के जरिए बाइडेन को कोरिया में फंसाकर रखना चाहते हैं। दरअसल चीन ने ताइवान के पास जॉइंट स्वॉर्ड एक्सरसाइज शुरू कर दी है, जिसके तहत उसने ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया है। कुल 9 जगहों पर चीन की मिलिट्री तैनात है। चीन ड्रिल के बहाने ताइवान के आसपास बारूद बरसा रहा है, साथ ही तेजी के साथ ताइवान की सीमा के करीब आ रहा है। बीते 24 घंटे में चीन के 153 एयरक्राफ्ट ताइवान के पास देखे गए हैं, जिसमें से 111 एयरक्राफ्ट ने मीडियन लाइन को पार किया। इन्होंने पश्चिमी और पूर्वी दिशा से मीडियन लाइन को तोड़ा। चीन के खतरे को देखते हुए ताइवान ने अपने एयरफोर्स को रेडी टू अटैक मोड में रखा है और हमले की धमकी दी। चीन किसी भी वक्त ताइवान पर हमला कर सकता है। ऐसे में अमेरिका का कोरिया में फंसना ताइवान के लिए खतरे की घंटी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश। और बालबेक में इजराइल की एयर स्ट्राइक की बड़ी खबर। रिहायशी इलाके में इजराइल ने बमबारी की है। लेबनान के बालबेक में हमले के बाद दिखा है कई फीट ऊंचा धुएं का गुबार। तो इस्माइल कानी को लेकर जो सस्पेंस 17 दिनों से बरकरार था वो खत्म हो गया। हैरान, ईरान के कुद्स फोर्स के चीफ इस्माइल कानी ने सिर्फ जिंदा है वो, बल्कि सही सलामत है। इस्माइल कानी 17 दिनों के बाद पहली बार दुनिया के सामने आए। सवाल यही है कि आखिर 17 दिनों तक कानी अंडरग्राउंड क्यों थे? ईरान के कुद्स फोर्स चीफ इस्माइल कानी को लेकर सस्पेंस खत्म हो गया है, किंतु परंतु पर पूर्ण विराम लग गया है। 27 सितंबर से जितनी भी थ्योरी चल रही थी सब खारिज हो गई। कुद्स फोर्स के चीफ इस्माइल कानी न सिर्फ जिंदा है बल्कि सलामत है।
इस्माइल कानी पर सस्पेंस उस वक्त छट गया जब वो इराक के शहर करबला में नजर आए। करबला में नसरल्लाह के साथ मारे गए IRGC ब्रिगेडियर अब्बास को अंतिम विदाई दी गई। इस विदाई में इस्माइल कानी भी नजर आए और इसी के साथ साफ हो गया कि कानी जिंदा है। कानी दुनिया के सामने आए तो ईरानी मीडिया ने इजराइल को ट्रोल करना शुरू कर दिया, उसी इजराइल को जिसने इस्माइल कानी के मारे जाने की बात कही थी। ईरानी मीडिया ने इजराइल पर तंज कसते हुए कहा है कि इस्माइल कानी को ईरान के परमाणु चिकित्सा इंजीनियरों ने पुनर्जीवित कर दिया है। इजराइल ने 27 सितंबर को बेरूत के दाहिया में बंकर बस्टर बम से हमला किया था। हमले में हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह समेत कई बड़े कमांडर्स मारे गए थे। उस वक्त इस्माइल कानी बेरूत में ही थे। कानी नसरल्लाह से मिलने गए थे। इजराइल की बमबारी के बाद से दावा किया जा रहा था कि नसरल्लाह के साथ कानी की भी हत्या हो गई। ये दावा इसलिए किया गया क्योंकि 27 सितंबर के बाद से कानी नजर नहीं आए थे। इस्माइल कानी को लेकर कोई खबर नहीं थी, लिहाजा अलग अलग दावे किए जाने लगे। एक दावे के मुताबिक ईरान को इस्माइल कानी पर शक था कि उन्होंने मोसाद को नसरल्लाह की लोकेशन की जानकारी दी। यह भी कहा जा रहा था कि ईरान कानी को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ कर रहा है। पूछताछ के दौरान इस्माइल कानी को हार्ट अटैक आने की भी रिपोर्ट आई थी, लेकिन अब ये सारे दावे गलत साबित हो गए हैं। यही वजह है कि ईरान अब इजराइल को चिढ़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और हाल ही में जेलेंस्की ने अपना विक्ट्री प्लान बाइडेन को सौंपा था, लेकिन कल वो इस प्लान को संपूर्ण यूक्रेन के सामने पेश करने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि जेलेंस्की इसके जरिए नेटो पर दबाव बनाने की कोशिश में है ताकि रूस पर लॉन्ग रेंज हथियार से हमले की इजाजत ले सके। ये तस्वीरें इसी साल सितंबर महीने की हैं। 3 दिन की अमेरिका यात्रा पर गए जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान व्लादिमीर जेलेंस्की ने बाइडेन को अपना विक्ट्री प्लान सौंपा और उनसे ग्रीन सिग्नल देने की मांग की। दावा किया जाता है कि बाइडेन ने जेलेंस्की की कुछ मांगे मान ली, लेकिन ज्यादातर खारिज कर दी गई। लेकिन अब जेलेंस्की अपने इस विक्ट्री प्लान को यूक्रेन के 4 करोड़ लोगों के सामने पेश करने वाले हैं। इस बात का दावा खुद व्लादिमीर जेलेंस्की के राजनीतिक सलाहकार मिखाइलो पोडोलियाक ने किया है। उन्होंने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा, राष्ट्रपति जल्द विक्ट्री प्लान यूक्रेनी लोगों के सामने रखेंगे। रूस फतह की योजना 5 चरण में होगी। जो पब्लिक डोमेन में होगा उसे हमारे दुश्मन भी सुनेंगे, इसीलिए कुछ रणनीतिक बिंदुओं को हटा दिया जाएगा। धरती के चंद्रमा से आगे अंतरिक्ष में एक लंबी छलांग लगाने के लिए रॉकेट फायर कर दिया गया है। इस बार नासा ने जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा पर जीवन की खोज का मिशन शुरू किया है। जुपिटर के चंद्रमा का नाम है यूरोपा और इस मिशन के लिए मस्क की कंपनी और नासा ने मिलकर रॉकेट लॉन्च किया है। फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर पर काउंटडाउन पूरा हुआ और यूरोपा क्लिपर स्पेसक्राफ्ट ने अंतरिक्ष की ओर उड़ान शुरू कर दी। एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के हैवी रॉकेट फैल्कन से स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया। इस मिशन पर नासा लगभग 45,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। स्पेसक्राफ्ट यूरोपा जुपिटर के चंद्रमा यूरोपा पर खोज मिशन चलाएगा। स्पेसक्राफ्ट यूरोपा की कक्षा में उड़ान भरेगा। यूरोपा की सतह पर एक विशाल समुद्र है। यह समुद्र 16 किलोमीटर मोटी बर्फ की चादर से ढका हुआ है। स्पेसक्राफ्ट समुद्र की गहराई, सतह पर मौजूद पदार्थ और यूरोपा की मैग्नेटिक फील्ड पर अध्ययन करेगा। नासा खोज कर रहा है कि जुपिटर के चंद्रमा यूरोपा पर जीवन संभव है या नहीं। नासा का स्पेसक्राफ्ट मार्स और धरती की ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद लेकर अंतरिक्ष में आगे बढ़ेगा। 2030 तक यह स्पेसक्राफ्ट जुपिटर की कक्षा में प्रवेश करेगा।
नासा का स्पेसक्राफ्ट 2090 करोड़ किलोमीटर की यात्रा करेगा। 5.5 साल बाद यह जुपिटर के चंद्रमा तक पहुंच पाएगा। जुपिटर के रेडियो एक्टिव माहौल में स्पेसक्राफ्ट 49 चरणों में यात्रा पूरी करेगा। धरती की तरह जुपिटर के एक नहीं बल्कि 95 चंद्रमा हैं। ये ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ 95 की पहचान हो पाई है। नासा की रिपोर्ट है कि यूरोपा पर धरती के सभी समुद्रों से 2 गुना पानी मौजूद है।